अमोनिया के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो लिखिए हेडिंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। मतलब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, उनमें से एक आप लिखेंगे N2O। ठीक है, N2O के बाद है एक और जिसका नाम है NO, फिर एक हम लिखते हैं N2O3, एक लिखते हैं NO2 और एक है N2O4 और एक है N2O5 देना। ऑक्साइड्स को पढ़ने के लिए हमें कौन कौन सी बातों को जानना है। पहला, हमें सभी एलिमेंट्स में सभी कंपाउंड्स में जितने भी हम ऑक्साइड्स पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, आना चाहिए। फिर इसके बाद ये जो ऑक्साइड्स हैं, इन्हीं ऑक्साइड्स का प्रिपरेशन कैसे करते हैं ये आना चाहिए। थोड़ा बहुत इनकी कुछ प्रॉपर्टी भी पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, NO के बारे में। NO के अलावा मान लिया हम एक ऐसा कंपाउंड ला रहे हैं जिसको हम कहते हैं H2SO4। एक जगह हमें ऑक्साइड को बनाने में H2SO4 की आवश्यकता पड़ती है। अभी H2SO4 हमें और आगे भी काम करेगा, तो हम पहले थोड़ा सा H2SO4 के बारे में जानकारी कर लेते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम तो ऑक्साइड पढ़ रहे हैं, लेकिन हम H2SO4 के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी बीच में हमें आवश्यकता पढ़नी है। तो देखो यहां पर हम लिख देते हैं, ये मैं अलग से पढ़ा रहा हूं, इसके लिए यूज हो ना, बस इसलिए H2SO4 के कौन कौन से आयन हो सकते हैं, पॉसिबल आयंस। ठीक है, H2SO4 के दो तरह के आयंस होते हैं। जब H2SO4 आयनाइज्ड होता है, हो सकता है यह केवल एक ही H प्लस आयन लूज करे, तो यदि ये एक H प्लस आयन त्यागता है तो बची हुई स्पीशीज को आप क्या बोलेंगे, HSO4 माइनस। बात क्लियर है। मतलब यदि H2SO4 ने एक हाइड्रोजन त्याग दिया तो दूसरा बना हुआ जो ऋणायन है वो क्या होता है, HSO4 माइनस, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट आयन। ठीक है, ना भी आयन लिखो तो आयन रहेगा ही, हाइड्रोजन सल्फेट आयन। एक तो ये हुआ। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि यह H2SO4 किसी के साथ रिएक्ट करने, मान लीजिए जो रिएक्ट करने वाला उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, वो कितना पावरफुल है कि इसके एक हाइड्रोजन को हटा सकता है कि इसके दोनों हाइड्रोजन को हटा सकता है। यदि वो इसके दोनों हाइड्रोजन को हटा सकता है जो इससे रिएक्शन करने आएगा, तो इसका मतलब है यहां लिखेंगे 2H प्लस आयन और साथ में लिखेंगे SO4 माइनस 2। साथ में टेम्परेचर भी, आपने टेम्परेचर बहुत ज्यादा रख दिया तो हो सकता है दोनों H प्लस आयन निकल जाए, कम टेम्परेचर रखा है तो एक ही H प्लस आयन लिखे। तो कई बातों पर डिपेंड करता है, जो रिएक्ट करने आएगा वो कितना पावरफुल है या टेम्परेचर आपने कितना रखा है, इस पर डिपेंड करता है। तो आपने देखा यहां पर एक आयन बना जिसका नाम है HSO4 माइनस, और यहां जो आयन बना इसका नाम क्या बेटा, सल्फेट आयन है ना, सल्फेट आयन। दो तरह के H2SO4 आयन रखता है, एक का नाम HSO4 माइनस और एक का नाम होता है सल्फेट आयन। यदि मैं आपसे पूछूं कि मैं HSO4 रख रहा हूं तो HSO4 की बैलेंसी कितनी होती है, आप क्या बताएंगे, -1। ठीक है, यानी 1 निगेटिव। और यदि मैं पूछूं SO4 की बैलेंसी क्या होती तो -2 बताएंगे। बस ये ध्यान देना है आपको कि हम यहां पर जो भी इक्वेशन लिखेंगे, जोड़ा किसके साथ बना रहे हैं, SO4 के साथ जोड़ा बना रहे हैं कि हम HSO4 के साथ बना रहे हैं। यदि HSO4 है तो समझना एक बैलेंसी यूज करना है, और यदि SO4 है तो 2 निगेटिव मतलब 2 बैलेंसी आपको यूज करना है। ठीक है, ये मैंने अलग से यहां समझा दिया। किसके बारे में,
H2SO4 के बारे में, इसे नोट कर लीजिए पहले। तो सबसे पहले हम जो ऑक्साइड पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? N2O। अब N2O को हमें क्या करना है? प्रिपेयर करना है। अच्छा, पहली बात ये बताइए कि N2O में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? बताइए। मैं अलग से लिख देता हूं, ये कंपाउंड हो गया और इसमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर दर्शा दें। कितनी है? +1 आ रहा है ना। देखिए, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, ठीक है। अब -2 का एरिया यहां से यहां तक का है, तो इस एरिया में टोटल होना चाहिए +2। जब हमने हाथ हटाया तो पता चला +2 दो नाइट्रोजन का है, तो एक नाइट्रोजन का कितना होगा? तो आप लिखेंगे यहां +1। हो गया। तो N2O में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है? +1। नाम बताइए, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, इसका नाम है। और इसी को कहते हैं लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस। इसको सूंघने से हंसी आने लगती है, ठीक है। लाफिंग गैस। सिद्धू पाजी को देखा है, ठीक है, तो वो तो हंसते रहते हैं, तो हमको शंका हो जाती कहीं इनको बैठालने से पहले लाफिंग गैस तो नहीं दे दी जाती है कि हमेशा हंसते रहते। तो लाफिंग गैस जो होता है उसका कार्य क्या है? यदि इसे सूंघ लिया जाए इससे हंसी आती रहती है, लेकिन ज्यादा मात्रा में यूज करने से कुछ निश्चेतना भी आ जाएगी, मतलब बेहोशीपन का भी इसमें शिकार हो सकता है व्यक्ति, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड और लाफिंग गैस लिख लिया सबने। चलो अब इसके बारे में समझते हैं। हमने सबसे पहले जो जो यहां पढ़ेंगे वही हर ऑक्साइड्स में पढ़ेंगे। हमने सबसे पहले इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन, यहां बैठ बेटा, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर लिखा। दूसरा फिर इसके बाद क्या है? दूसरा हमने यहां पर क्या लिखा? उसका नाम लिखा। अब हम इसको प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो प्रिपरेशन, प्रिपरेशन मतलब निर्माण, हमें इसको तैयार करना है, प्रिपेयर करना है, तो प्रिपरेशन करना है। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे? मैं यहां एक कंपाउंड देता हूं जिसका नाम है NH4NO3। नाम बताइए इसका क्या है? NH4 को अमोनियम बोलते हैं, NO3 को नाइट्रेट कहते हैं। तो बन गया अमोनियम नाइट्रेट। अब हम अमोनियम नाइट्रेट को केवल हीट करेंगे। आप इसमें तुक्का लगाइए, अनुमान लगाइए किस तरह इसको बना सकते हैं कि यहां N2O बन जाए और साथ में आपको ये कह सकते हैं कि हमें प्रोडक्ट के साथ साथ जो भी साइड प्रोडक्ट मिले वो भी बने। देखिए, आपने इसमें NH4NO3 से यदि कुछ अनुमान लगाया होगा तो कैसे बनाया होगा? देखिए, मैं भी बना रहा हूं। एक नाइट्रोजन यहां का लीजिए, एक नाइट्रोजन यहां का लीजिए, N2 बन गए। आपके पास 4 हाइड्रोजन है। हम चूंकि हीट कर रहे हैं ना, तो हीट करने से इसका होगा विघटन, ये टूट जाएगा। टूट करके कुछ मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कौन कौन से मॉलिक्यूल बनेंगे यही देखना है। 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल जाएंगे। एक ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन रह सकते हैं? 2। यहां 4 हाइड्रोजन के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए? 2 ऑक्सीजन चाहिए। तो क्या लिख देंगे? 2H2O। क्या क्या बचा? 2 नाइट्रोजन बने ना, बचे, और एक ऑक्सीजन, और ये बन गया N2O। ठीक है, बन गए। अब इसके नाम तो पता है, इसका क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसके नीचे नाम लिखो, बार बार नाम लिखोगे सब रट जाएंगे। फिर लिखना लाफिंग गैस, दोबारा लिखो नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं।
अब जैसे मैं यहाँ हेडिंग ना डालूं, शार्ट में लिख दो तो समझ जाना कि हम प्रॉपर्टी के बारे में ही चल रहे हैं। जैसे यहाँ N2O जो होता है, पहली बात यह कलरलेस होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है, कलरलेस है। साथ में ये क्या है, गैस है, रंगहीन है, और अवस्था इसकी कैसी है, गैस है। अब थोड़ा सा हम इसके प्रकृति के बारे में समझ लेते हैं कि यह अम्लीय है, कि यह क्षारीय है, कि उदासीन है। यह ना तो अम्लीय है ना क्षारीय है, तो सिर्फ क्या बचा, उदासीन बचा, यानी हम ये कह सकते हैं न्यूट्रल है ये। क्लियर है? तो N2O कैसा है, N2O कलरलेस होता है, रंगहीन मतलब गैसीय अवस्था में भी है, और साथ में क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल की हिंदी आती ना सबको, उदासीन। ठीक, उदासीन प्रकृति का होता है। अब इसका देखें हम स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। N2O का क्या बना ले, स्ट्रक्चर। तो देखो जब भी हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले N2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो N2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ। चलो मैं डॉट की जगह सीधे बॉन्ड स्ट्रक्चर ही बनाता हूं। देखो ये N2 तो आपको पता है ना, और इसमें एक लोन पेयर यहाँ होता है और एक लोन पेयर यहाँ होता है। इसके बाद यहाँ पर क्या आता है, एक ऑक्सीजन आता है। ठीक, तो ये जो ऑक्सीजन आता है, ये बॉन्ड के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड के बाद ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसे क्या कर दिए जाते हैं, डोनेट कर दिए जाते हैं। ये कोई रिएक्शन नहीं, मैं केवल स्ट्रक्चर है बता रहा हूं। तो ये हमने रख दिया N ट्रिपल बॉन्ड N, और 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए जाएंगे। यहाँ कौन सा बॉन्ड बना दिया जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, पिछले साल का ये केमिकल बॉन्डिंग में आपने इसे पढ़ा होगा, और यदि नहीं पढ़ा होगा तो मैं वीडियो अभी अपलोड कर दूंगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप लोग देख लेना क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्लास 11th का। ठीक है, चलो तो ये मैंने रख दिया यहाँ पर। अब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो एक प्रकार का, ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड यानी कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड का मिला जुला रूप होता है। ये जो तीर लगी है यह बता रही है कि यह एक प्रकार का कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी मैंने क्या बताया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्लस माइनस का मिला जुला रूप होता है। सिंगल बॉन्ड है प्लस माइनस है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड एरो लगी है, तो नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन खर्च किए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन अपने दान में दिए। किधर से जा रहे हैं, नाइट्रोजन की तरफ से जा रहे हैं। किसके पास जा रहे हैं, ऑक्सीजन के पास जा रहे हैं। तो नाइट्रोजन यहाँ दाता का कार्य करता है, डोनर होता है, और यहाँ ऑक्सीजन एक्सेप्टर का कार्य करता है, मतलब ग्राही का कार्य करता है। तो जहां पर तीर है उस तीर की जगह हम क्या बना सकते हैं, सिंगल बॉन्ड और प्लस माइनस। इसकी टेल की तरफ वाला जो एटम होगा उसमें प्लस लिखेंगे, और हेड की तरफ वाला जो एटम होगा उसके ऊपर माइनस लिखेंगे। कहने का तात्पर्य हम इसी स्ट्रक्चर को ऐसे बना सकते हैं, यहां प्लस यहां माइनस, हो गया। तो N2O के 2 स्ट्रक्चर मैंने बताए, या तो ऐसा बना सकते हैं या तो ऐसा बना सकते हैं। आजकल की थ्योरी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ज्यादा यूज नहीं किया जाता। ठीक है, एनसीईआरटी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं यूज करती। एनसीईआरटी क्या करती है, जहां इस तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा वहां यही वाला यूज करती है, सिंगल बॉन्ड प्लस माइनस। हर जगह जहां भी आवश्यकता कोऑर्डिनेट बॉन्ड की है वो सिंगल बॉन्ड प्लस माइनस। एनसीईआरटी तो कहता मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बना लो जल्दी से। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। रेजोनेंस, रेजोनेंस, ठीक है, इन N2O। N2O में हमें अनुनाद पढ़ना है। अनुनाद बताया था ना कभी, अनुनाद क्या था, N2O में अनुनाद यानी एक कंपाउंड के जितने संभावित संरचनाएं हैं वो संभावित संरचनाएं हमको बनाना है। मतलब वो हो गया, हम रेजोनेंस के बारे में बता रहे हैं।
तो रेजोनेंस जो होगा वो क्या है? सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको, N2O का एक स्ट्रक्चर बना देना है। N ट्रिपल बॉन्ड, N सिंगल बॉन्ड, यहां क्या था प्लस, यहां माइनस, और एक लोन पेयर ये था। तो टोटल लोन पेयर देखिए, जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा सेम होनी चाहिए, ठीक है। डिलोकेलाइज हो जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाए, बात की बात है। ये जो मैंने यहां पर लगाया है एरो, डबल हेडेड एरो, तो इसका मतलब ये होता है, दोनों डायरेक्शन में जो एरो लगी हुई है इसका अर्थ होता है ये साइन है रेजोनेंस का। अब रेजोनेंस के साइन में देखो हमने एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया, दूसरा क्या बन सकता है ध्यान दीजिएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैं यहां पर बॉन्ड में ला सकता हूं, ध्यान से देखते जाना। जब मैं दोनों इलेक्ट्रॉन को लाऊंगा तो एक यहां हो जाएगा, एक यहां हो जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या करता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक अपने पास रखा तो कोई बात नहीं, लेकिन एक किसको दे दिया, नाइट्रोजन को दे दिया। तो जो अपने पास रखा उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब नाइट्रोजन को दे दिया तो नाइट्रोजन में चार्ज कौन सा आना चाहिए, इसमें प्लस पहले से लगा था ना, प्लस पहले से लगा था। अब ऑक्सीजन ने चूंकि एक इलेक्ट्रॉन दिया, जो एटम जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है त्यागता है, उस पर कितना आवेश आता है, प्लस आता है। और एक माइनस पहले से था, इसमें और क्या गया, प्लस आ गया। बाकी बचे हुए इसके इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हैं, दो यहां बच रहे हैं, दो यहां बच रहे हैं। अब बात ये आती कि जब भी यह इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे और मैं यहां एक लाइन बना दूं इसके कहने से, तो नाइट्रोजन की बैलेंसी देख सकते हो, 1 2 3 4, इसको मिला दो 5। नाइट्रोजन की अधिकतम सह संयोजकता 4 होती, 4 बताई थी, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता ना ये, इसलिए हमें इसके आने पर इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन एक बार बन जाती है, वो डायरेक्शन अगली बार उसी तरह की रहती है, जिस दिशा में इसके इलेक्ट्रॉन है उसी दिशा में इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब बताओ जहां ट्रिपल बॉन्ड है, ध्यान देना, जहां ट्रिपल बॉन्ड है वहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच गए ना, तो यहां कौन सा बॉन्ड बचा, और कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो इसी नाइट्रोजन का रहा होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले नाइट्रोजन का ये लेकर चला गया, तो इसमें अब कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। तो जब ये इलेक्ट्रॉन भी इधर चला जाएगा तो इसमें और कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। मैं अभी 2 प्लस 1 प्लस माइनस पहले आपको बता चुका हूं, कैसे 1 प्लस इसमें पहले से लगा था, ठीक है, ध्यान देना, 1 प्लस इसमें पहले से लगा था। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए तो इसमें माइनस आया और इसमें प्लस आया, तो ये मैंने माइनस लिख दिया और इसमें प्लस लिख दिया। इसमें माइनस पहले से लगा था, इसमें कोई चार्ज नहीं था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो जिधर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर होता है माइनस और उसके टेल की तरफ होता है प्लस। तो यहां पर आ गया देखो एक माइनस, और इन इलेक्ट्रॉन के जाने से यहां पर एक और आएगा प्लस। अब देखो ये आपका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ सेकंड के लिए बना, तो ये वाला प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। कोई एक मान लो इसको उदासीन कर देंगे, ये प्लस माइनस इसे उदासीन कर देंगे। अब जो स्ट्रक्चर बनेगा, अगला स्ट्रक्चर वो कौन सा होगा, इसको माना जाएगा स्ट्रक्चर N डबल बॉन्ड N। यहां कौन सा होगा, सिंगल है, एक लाइन इसको भी तो मिलाएंगे। अब यहां तो कोई चार्ज रह नहीं गया, फिर इसके बाद देखो यहां कौन सा चार्ज है, प्लस, यहां 2, ये इलेक्ट्रॉन पहले से थे, अब ये कौन सा चार्ज हुआ, माइनस। अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 2 4 2 6 6 2, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इसमें व्यवस्थित थे, 2 2 4 2 6 2, 8 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अभी भी है। तो पहला स्ट्रक्चर ये हुआ और दूसरा स्ट्रक्चर ये हुआ। तो नाइट्रिक ऑक्साइड के हम कितने स्ट्रक्चर बना दिए, 2 स्ट्रक्चर बना दिए, इसमें तो कोई अब चार्ज बचा नहीं, ठीक है। ये मैंने केवल समझाने के लिए, कुछ मोमेंट में परिवर्तित होते समय ये हो रहा है, और जैसे बने वैसे उदासीन होते जा रहे होंगे ना,
जैसे यहाँ पर माइनस आया, प्लस पहले था उदासीन, फिर ये चला गया, एक नया प्लस आ गया, प्रोसेस चलती रहेगी। सारे चीजों को मैंने इकट्ठा करके यहाँ समझा दिया। तो आपको जो मेन बताना है, एक ये स्ट्रक्चर बनेगा और एक ये स्ट्रक्चर बने, दो स्ट्रक्चर इसके बनेंगे। जो दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं इनको कहा जाता है अनुनादी संरचनाएं। रेजो नेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हिंदी में क्या कहेंगे? अनुनादी संरचनाएं। हो गया? तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, कौन सा? N2O। हाँ चलिए, अब नेक्स्ट ऑक्साइड कौन सा है जिसको लिखना है? लिखे NO। NO, NO को हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, कौन सी ऑक्साइड है ये? नाइट्रिक ऑक्साइड। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। ऑक्सीजन में -2 होता है, तो इधर का एरिया कितना होगा? तो इसका मतलब हमने पहले +1 वाले ऑक्साइड को पढ़ा, अब हम जो पढ़ने जा रहे हो कौन सा ऑक्साइड है? +2 का ऑक्साइड है। तो वहां पर जो जो हेडिंग हमने पढ़ी वही यहां पर भी पढ़ेंगे। तो पहले हमें क्या करना है? प्रीपैरेशन पढ़ना है। तो चलिए देखिए, प्रीपैरेशन। प्रीपैरेशन, अच्छा एनसीईआरटी में ये जो शब्द है बड़ा डिफिकल्ट दिया हुआ, वो कहता है प्रीपैरेशन की हिंदी विरचन है। ठीक है, और विरचन का अर्थ होता है हमें क्या करना है? निर्माण। विरचन ना कहना, ठीक है? क्या है? विरचन। ठीक, तो विरचन शब्द आ जाए तो परेशान नहीं होना। विरचन का मतलब होता है हमें प्रिपेयर करना है, बनाना है, बनाने की कोई अभिक्रिया लिखनी है। ठीक, चलो अब मैं यहाँ क्या बनाने जा रहा हूँ? NO। ध्यान रखना, NO को बनाने की कौन कौन से कंपाउंड हमें यूज करना है। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं उन कंपाउंड्स के नाम जिनको हमें यूज करना है। देखिए इसका नाम बताओ भाई। ये है आपका FeSO4, मतलब इसको यूज करना पड़ेगा फेरस सल्फेट। आप नोट करते जाओ, ठीक है? और साथ में दूसरा कंपाउंड है जिसका नाम है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसे सभी जानते होंगे। एक और है कंपाउंड जिसका नाम है NaNO2। NaNO2 क्या है? इसको बोलेंगे सोडियम, और NO2 को कहते हैं नाइट्राइट। तो क्या बना? सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, NO2 माइनस होता है, Na प्लस, याद है ना? ये Na में +1 होता है, NO2 में माइनस होता है। ये दोनों आपको यूज करना है। अब बात ये आती है H2SO4 की। तो H2SO4 इनसे रिएक्शन कराने में हेल्प करता है। तो एक बार क्या करता है वो? किससे रिएक्ट करता है? FeSO4 से। और एक बार किससे रिएक्ट करता है? NaNO2 से रिएक्ट करता है। ठीक है, और लास्ट में क्या बनाने का प्रयास करता है? NO बनाने का प्रयास करता है। तो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। ये बात समझ में आ गई कि H2SO4 किससे किससे रिएक्शन करता है? FeSO4 से भी करता है और NaNO2 से भी करता है। तो हम पहले FeSO4 की रिएक्शन किससे कराते हैं? H2SO4 से करा देते हैं। चलिए इसका नाम बताइए क्या है? फेरस सल्फेट। फेरस है, मैंने बताया था आयरन के दो तरह के वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर वाले आयन होते हैं। कौन कौन से? एक फेरस होता है और एक फेरिक होता है। फेरस में ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? +2। और फेरिक में कितनी होती है? +3। तो जब ध्यान रखना, FeSO4 में एक ऐसा आयन है
जो वही सेम आयन यहां उपस्थित एसिड के साथ है। कॉमन है ना। तो देखो यहां SO4 है, यहां भी SO4 है। तो FeSO4 के आयरन को ये लगता है कि मेरे पास अभी तक क्या था, SO4 था, और इस समय मेरी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और यदि मैं चाहूं तो मैं और भी SO4 को अपने साथ एडजस्ट कर सकता हूं। और जब इसके SO4 को ले लेगा तो आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर अब 2 नहीं रहेगी, अब आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो देखते हैं जब ये 3 बनाएगा तो क्या बनेगा, FeSO4। आयरन पहले 2 स्टेट पर था, अब किस स्टेट पर हो गया, 3। चलिए SO4 के बारे में बताइए। SO4 की ऑक्सीडेशन नंबर याद है ना, -2। जिसकी ना याद हो अपना साइड में लिखते जाना। SO4 में -2 होता है, आयरन में यहां पर क्या है, +3। तो इसका 3 जाएगा इस साइड, 2 आएगा इस साइड, तो लिख दिया 2, और ये बन गया आपका 3। देखिए कौन सी चीज रह गई है मुझे बताइए, हाइड्रोजन रह गए ना। अब हाइड्रोजन कितने रह गए वो हम देखते हैं। यहां पर FeSO4 जब इससे रिएक्ट करेगा, आयरन यहां कितने हैं, 2 है ना, 2 का हमने यहां गुणा कर दिया, 2 का हमने गुणा कर दिया। अब जब 2 का गुणा कर दिया तो सल्फेट कितने हो गए यहां, 2, और 1 सल्फेट ये हो गया। बाईं तरफ टोटल 3 सल्फेट हैं, और दाईं तरफ भी टोटल 3 सल्फेट है। सिर्फ क्या बचा, जो बैलेंस नहीं है, केवल हाइड्रोजन बचा। तो हाइड्रोजन अकेले यहां नहीं रहता है, इस तरह नहीं रहता कि H2 रहेगा। यहां यह हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन या एटॉमिक हाइड्रोजन के रूप में रहेगा। नेसेंट हाइड्रोजन मतलब नवजात हाइड्रोजन बन गया। अभी H2SO4 ने किससे रिएक्शन किया बेटा, किससे किया, FeSO4 से किया। अब H2SO4 किसके साथ रिएक्शन करने जाएगा, NaNO2 के साथ, दोनों के साथ रिएक्शन करेगा। तो मैं यहां लाता हूं NaNO2 प्लस H2SO4। आपको याद होगा कि इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैंने वहां पर H2SO4 के बारे में बताया था। H2SO4 के 2 तरह के आयन हैं, एक या तो यह HSO4 के रूप में रह सकता है, और या तो SO4-2 के रूप में। तो फर्स्ट ग्रुप के जितने भी कह सकते हैं साल्ट होते हैं, फर्स्ट ग्रुप के साल्ट, उनके साथ जब भी कभी H2SO4 रिएक्ट करता है तो SO4 नहीं बनाता, जनरली HSO4 बनाता है। हाँ, जब आप ड्रास्टिक कंडीशन करते हैं, ताप बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तब वहां SO4 भी आप बना सकते हैं, वो गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन साधारणतः ये फर्स्ट ग्रुप के जो साल्ट हैं, फर्स्ट ग्रुप मतलब सोडियम फर्स्ट ग्रुप का है, इसका साल्ट है। तो ये कौन से आयन के साथ जोड़ा बनाने का प्रयास कराते हैं, HSO4 के साथ, ना कि SO4 के साथ। तो पहले ये जोड़ा बनाते HSO4 के साथ। यदि मान लिया आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया, तब उस समय वो SO4 से भी बना लेते हैं। तो साधारणतः हम कौन सा बनाते हैं, हमने लिखा यहाँ Na। देखिए आप जानते हैं Na का जोड़ा SO4 से होना चाहिए ना, लेकिन मैंने अभी बताया है कि यहाँ इसके कितने आयन बनते हैं, 2 तरह के। यह HSO4 भी तो बना लेता है, तो मैं Na को लाता हूं किसके साथ, HSO4 के साथ। आपको याद होगा यदि HSO4 की बैलेंसी कितनी थी, -1, Na की, तो दोनों बैलेंसीज इक्वल है। इसका मतलब हमें यहां कोई चेंजिंग नहीं करना है। प्लस अब यहां से क्या निकला, एक H बचा, एक H निकल गया ना, एक H निकलने के बाद ही तो HSO4 बचा। इसका H प्लस, इसका NO2 माइनस क्या बन गया, देख लीजिए HNO2। इनकी बैलेंसी पता है, NO2 में कितना होता है, -1, H में कितना है, +1। ये भी न्यूट्रल, इसलिए फार्मूला यही रहेगा। अब इसके बाद क्या होता है, जो आपका ये HNO2 है, इसको हम लेफ्ट साइड ले आते हैं। ये इतना ज्यादा स्टेबल एसिड नहीं होता है, ठीक है, नाइट्रस एसिड है, इतना स्टेबल नहीं है।
तो ये HNO2 यहां पर आया और इस HNO2 को क्या दे दिए जाए, नेसेंट हाइड्रोजन। हमको बनाना क्या है, बनाना क्या, NO। तो देखिए यहां कैसे बनेगा, आपके पास दो ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लिया, प्लस ये वाला हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाया, H2, एक ऑक्सीजन बचा, क्या बना, H2। अब ऐसा लिखने पर आपके पास कई क्वेश्चन आ रहे होंगे, मैं इसको कहां से पाया। आप इमेजिन करिए कि जिस समय हम रिएक्शन करा रहे थे तो उसी बर्तन में क्या बने थे, दो हाइड्रोजन पड़े हुए थे ना, उनमें से एक हाइड्रोजन को ये लेकर के HNO2 NO और H2O में बदल गए, उन्हीं को लेकर के। तो जो यहां पर दो है ये कम हो गए होगा ना, यानी हम ये कह सकते हैं जो इधर है वही चीज यदि इधर आ जाए तो उसे कैंसिल करना है। एक HNO2 एक H को लेता है, लेकिन यहां पर ये कहते हैं कि हमारी क्षमता कितनी हाइड्रोजन देने की है, दो हाइड्रोजन। तो इसका मतलब हमें HNO2 यहां कितने रखने चाहिए, दो। तो दो लाने के लिए या सीधी सी बात हम ये कह सकते हैं कि जिसको हमें कैंसिल करना होता है, कल भी ऐसी कोई रिएक्शन आई होंगी, दोनों साइड यदि कोई प्रेजेंट है उसे कैंसिल करना, निरस्त करना पड़ता है। तो इधर हाइड्रोजन है तो इधर भी हाइड्रोजन कितने होना चाहिए, दो। दो हाइड्रोजन लाने के लिए पूरी इक्वेशन में दो का गुणा कर देना बेटा, कितने का। अब आप ये समझिए ध्यान से कि यदि मैं दो का गुणा यहां करूंगा तो HNO2 कितने माने जाएंगे, और मैं यहां दो लिखे बैठा हूं, यहां कितने हैं, एक है। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें भी हम दो का गुणा कर दें ताकि ये भी क्या बन जाए, दो। अब देखो हम कैंसिल कैसे करेंगे, दो हाइड्रोजन यहां के, ये कितने हाइड्रोजन यहां बताइए, दो, ये कैंसिल। HNO2 यहां कितने हैं, दो है ना, दो HNO2, यहां HNO2 कितने हैं, दो, कैंसिल। बस अब तीनों को ऐड कर दीजिए, क्या लाएंगे यहां। और आप बुक में देख लीजिएगा, बुक में 3 स्टेप में नहीं बनी है, बुक में डायरेक्ट दी हुई है रिएक्शन। इसको करने के बाद जब आपको समझ में तब आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, रट सकते हो। तो मैं सारी रिएक्शन को 3-3 2-2 स्टेप में समझा रहा हूं कि हम पहले क्या कर सकते फिर क्या कर सकते। अब देखो FeSO4 लिख दिया मैंने, H2SO4 कितने हैं, एक यहां एक यहां, तीन, अच्छा हाँ दो का गुणा है तो यहां 3 लिखेंगे, 3 H2SO4 प्लस NaNO2 कितने हैं बाईं तरफ, दो। अब तो बाईं तरफ कुछ बचा नहीं है, दाईं तरफ वाले एजेंट कौन कौन से हैं, एक आपका Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस यहां आप कुछ नहीं बचा, यहां बताओ ये कितने हैं बताइए, पूरे में दो का गुणा है ना, तो 2 NaHSO4 प्लस, और बताइए ये तो कैंसिल हो चुका है, NO, हाँ 2NO, प्लस H2O भी कितने रहेंगे, 2H2O। ठीक है, इस तरह आप इसे सॉल्व कर लेंगे। और छोटा करो, हाँ नोट कर लो।